LHB कोच के लिए बनाए गए अनुरक्षण शेड्यूल और इन शेड्यूल में कौन कौन से काम किए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले शेड्यूल जो D1 होता है ये साप्ताहिक होता है, ट्रिप वाइज होता है। जो D2 होता है 1 महीने में होता है ±3 दिन। जो D3 होता है 6 महीना ±15 दिन। उसके बाद वर्कशॉप शेड्यूल होता है जिसमें SS1 होता है। वर्कशॉप शेड्यूल 1 ये 18 महीने हो जाए या फिर 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए तब होता है। SS2 होता है 36 महीने या फिर 12 लाख किलोमीटर पे। और SS3 होता है 72 महीने या फिर 24 लाख किलोमीटर पे जो पहले हो जाए। तो अब देख लेते हैं D1 शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं। पहला, व्हील एवं एक्सल बेयरिंग को चेक करें कि कहीं ग्रीस तो नहीं निकल रहा है। व्हील प्रोफाइल को चेक करें कि प्रोफाइल ठीक है तथा उसमें कोई दरार तो नहीं है तथा शेलिंग मार्क्स तो नहीं है। दूसरा, कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म को देखें कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। कंट्रोल आर्म के साइलेंट ब्लॉक के रबर चेक करें कि वह कहीं से क्षतिग्रस्त या क्रैक तो नहीं है या उस पर उम्र का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है यानी खराब तो नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, बॉगी फ्रेम तथा अंडर गियर। बॉगी फ्रेम तथा अंडर गियर को चेक करें कि वह कहीं या क्षतिग्रस्त या इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं है। सभी पाइपों को चेक करें कि वे सभी ठीक से उसमें हैं, कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा उनको पकड़ने वाले ब्रैकेट, जिन ब्रैकेट के अंदर वो पाइप लगे हैं या फिर वो क्लैम्प जिनमें वो पाइप टाइट किए गए हैं ठीक प्रकार से लगे हुए हैं या नहीं तथा उनमें किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, कोई क्लैम्प टूट तो नहीं गया है, कोई ब्रैकेट टूट तो नहीं गया है, किसी ब्रैकेट की वेल्डिंग तो नहीं छूट गई। ये सारी चीजों को देखना होता है। अगला पॉइंट, डैम्पर की जांच। सभी प्रकार के डैम्पर यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनको LHB के अंदर डैम्पर कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल तथा वर्टिकल डैम्पर होते हैं कि जांच करें कोई लीक तो नहीं है तथा क्षतिग्रस्त तो नहीं है और उनको लगने वाले नट बोल्ट लूज तो नहीं है। जिन नट बोल्ट के द्वारा इन डैम्पर को फिट किया गया है वो नट बोल्ट लूज तो नहीं है या फिर डैम्पर के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। ये सारी चीजें देखनी होती है। अगला पॉइंट, प्राइमरी सस्पेंशन जांच। प्राइमरी स्प्रिंग की जांच करें, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है तथा वह अपनी जगह से हट तो नहीं गई है तथा इसके रबर स्टॉपर की हालत ठीक है या नहीं है। सेकेंडरी सस्पेंशन की जांच। सेकेंडरी सस्पेंशन को चेक करें, स्प्रिंग टूटा तो नहीं है, अपनी जगह से हटा तो नहीं है तथा इसके रबर स्प्रिंग की हालत ठीक है या फिर वो खराब हो रही है। ब्रेक यंत्रों की जांच। अगला पॉइंट, ब्रेक यंत्रों की जांच। ब्रेक पैड की वियर चेक करें, ये कंडम लिमिट से ज्यादा तो नहीं घिसा है यानी ब्रेक पैड ज्यादा घिस तो नहीं गया है। नया में इसका जो साइज होता है 35 mm होता है और 7 mm पे ये कंडम हो जाता है तथा इसकी वियर एक समान यानी घिसाव एक समान है कि नहीं, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक करें कि ब्रेक पैड के बीच कोई बाहरी वस्तु तो नहीं फंसी है यानी कोई लोहे का टुकड़ा है या फिर कुछ गिट्टी या कोई भी चीज ऐसा ना फंसा हो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में। चेक करें कि ब्रेक यंत्र ठीक प्रकार से लगे हुए तथा उनके नट बोल्ट सारे ठीक है। जितने भी ब्रेकिंग इक्विपमेंट है सब सही से लगे हुए हैं, सब सारे नट बोल्ट सही है, कोई नट बोल्ट लूज नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। ये सारी चीजें देखनी है। व्हील डिस्क की जांच करें, वह ज्यादा तो घिसी नहीं है तथा उसमें दरार आदि तो नहीं है। उसके फिन्स वगैरह को देखना होता है कि टूटे तो नहीं है, अगर टूटे हैं तो कितने टूटे हैं, सारी चीजें नोट करनी होती है। एयर होस की जांच। अतिरिक्त एयर होस को चेक करें, वह अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं तथा उनमें कोई लीकेज तो नहीं है और डमी कैरियर पर लगे हुए हैं या नहीं। अगर डमी कैरियर पर नहीं लगे हैं, लटक रहे हैं तो उनको डमी कैरियर पर लगाना है और कई बार डमी कैरियर टूट के गिर जाता है, मिसिंग हो जाता है तो हमें नया डमी कैरियर वहां पर लगाना रहता है। अगला पॉइंट, हैंड ब्रेक का निरीक्षण। हैंड ब्रेक को चलाकर देखें कि यह ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तथा सभी ब्रैकेट और फिक्सिंग ठीक प्रकार से लगे हुए हैं। हैंड ब्रेक को घुमा के हैंड ब्रेक लगा के देखना चाहिए कि हैंड ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से ब्रेक लग रहा है और सही से वापस रिलीज हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा हैंड ब्रेक में लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी सामान लगे हुए हैं, पार्ट्स पूछे वो सारे सही हैं कि नहीं, कोई टूट फूट तो नहीं है, कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, अंडरस्लंग टैंक। अंडरस्लंग टैंक के सभी ब्रैकेट ठीक प्रकार से लगे हुए हैं तथा फिटिंग बोल्ट लूज तो नहीं है एवं सेफ्टी रोप ठीक प्रकार से लगे हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी है। ड्रॉ एंड बफिंग गियर। चेक करें कि CBC कहीं से क्षतिग्रस्त तो नहीं है तथा हेडलेस पिन, सपोर्ट प्लेट एवं ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट ठीक प्रकार से नट बोल्ट की सहायता से टाइट है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से चेक करनी है क्योंकि ड्रॉप बफिंग गियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला पॉइंट, वेस्टिबल कंपार्टमेंट तथा लगेज दरवाजे। चेक करें कि सभी स्लाइडिंग दरवाजे आसानी से खुल रहे हैं तथा बंद हो रहे हैं, कहीं कोई जाम तो नहीं है तथा उनकी गाइड रोड को सफाई करें और वैसलीन लगाएं यानी कि लुब्रिकेशन करें। लगेज के दरवाजे के गाइड बियरिंग का ग्रीसिंग करें ताकि वो आसानी से खुलना बंद करना हो सके। अगला पॉइंट, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट प्रणाली।
प्रणाली। टॉयलेट बाउल को अच्छी प्रकार से ब्रश की सहायता से साफ करें। चेक करें कि CDTS की सिस्टम जो है उसके सभी बटन तथा स्लाइड ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बाईपास प्रणाली का फ्लश दबाकर देखें कि ठीक प्रकार से पानी आ रहा है या नहीं। हालांकि अब CDTS गाड़ियों में नहीं है, सादे CDTS को निकाल के बायो टैंक लगा दिया गया है, तो ये पॉइंट मायने नहीं रखता। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो काम थे ये सारे D1 के थे। अब आता है D2 शेड्यूल। D2 शेड्यूल के अंतर्गत किए जाने वाले काम। तो D1 में किए जाने वाले सारे काम किए जाएंगे, उसके अलावा नीचे कुछ और काम दिए गए हैं जो करने हैं। तो D1 में जितने भी काम किए गए थे वो सारे D2 में करने हैं। उसके अलावा और क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। व्हील एवं एक्सल बेयरिंग को चेक करें कि कहीं ग्रीस तो नहीं निकल रहा है। व्हील प्रोफाइल को चेक करें कि प्रोफाइल ठीक है अथवा कोई दरार तो नहीं है, शेलिंग मार्क्स तो नहीं है। कंट्रोल आर्म को भी देखना है। ये सब हमने D1 में देख लिया था। जो ये सारी चीजें हैं ये D1 की हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये सारे काम D1 के ही हैं जो D2 में आपको करना ही है। उसके बाद D2 में जो एक्स्ट्रा काम होता है D1 के अलावा वो होता है व्हील का प्रोफाइल टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से जांच एवं परीक्षण करें। यानी जितने भी व्हील लगे हुए हैं टायर डिफेक्ट गेज से सबको जांचना है। हालांकि डाउट होने से चाहे D1 शेड्यूल हो चाहे D2 शेड्यूल हो, किसी भी शेड्यूल में अगर किसी व्हील के ऊपर आपको डाउट हो रहा है तो आपको टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से उस चक्के को जांचना ही है। आप D1 भी कर रहे हैं तो भी उसमें जांचना है अगर आपको किसी व्हील के प्रोफाइल पे अगर आपको डाउट है तो। और D2 के अंदर तो ये कंपलसरी है, इसको आपको करना ही है। व्हील का प्रोफाइल टायर गेज की सहायता से आपको जांचना ही है D2 के अंदर। चलिए ब्रेक यंत्र। ब्रेक कैलिपर यूनिट को चेक करें तथा साफ करें। ब्रेक शू प्ले जांच करें। ब्रेक पैड के घिसाव को भी नापें। ब्रेक सिलेंडर के SAB की कार्य प्रणाली को चेक करें। ब्रेक कैलिपर लीवर पिन को लुब्रिकेट करें। ब्रेक डिस्क तथा ब्रेक पैड के बीच का गैप चेक करें तथा देखें कि कहीं ब्रेक डिस्क अपनी जगह से खिसक तो नहीं गया है। एयर टैंक को खाली करें। चलिए इसके अलावा हैंड ब्रेक को चलाकर देखना है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा बोगी फ्रेम को चेक करें। उसके ऊपर लगे ब्रेक ब्रैकेट आदि ठीक है या उनमें कोई क्रैक तो नहीं है, सारी चीजें देखनी है। उसके बाद एंटी रोल बार के विभिन्न पार्ट्स जैसे रोलर बार, ऊर्ध्वाधर छड़ तथा उनको बांधने वाले ब्रैकेट को चेक करें, वो क्रैक हैं कि नहीं है, क्षतिग्रस्त ना हो, उनमें जंग न लगा हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब आ गया D3 शेड्यूल। D3 शेड्यूल में जो D1 है और जो D2 में जो भी काम किए गए वो सारे काम D3 में करने हैं। उसके अलावा बॉडी शेल एवं बॉडी पिलर पर जमी हुई धूल को कॉइल ब्रश से साफ करना है और कंप्रेस्ड हवा से हटाना है। सोल बार एवं अंडर फ्रेम को जंग के लिए इंस्पेक्शन लैंप द्वारा परीक्षण करना है। अंदर एवं बाहर के क्षतिग्रस्त पेंटिंग को टचअप कराना है। छत के वेंटिलेटर की क्षति को देखना है। सभी क्षतिग्रस्त एवं गायब फिटिंग्स को पूरी तरह से लगाना है, ठीक करना है। बोगी फ्रेम एवं बोलिस्टर असेंबली। बोगी के रोलर बेयरिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तथा एयर प्रेशर फिटिंग को बचाते हुए बोगी को जेट मशीन द्वारा अच्छी प्रकार से धुलाई करनी है। बोगी की क्षति एवं महत्वपूर्ण स्थान पर जंग के लिए परीक्षण करना है, यानी चेक करना है कि जंग तो नहीं लगा है। RCF के स्पेसिफिकेशन संख्या MDTS 166 के द्वारा पेंटिंग टचअप करना है। चलिए आगे देखते हैं ब्रेक उपकरण क्या क्या और करना है। D3 में ब्रेक डिस्क की दृष्टि परीक्षण करना है। ब्रेक पैड एवं ब्रेक डिस्क की सतह के बीच 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर का गैप सुनिश्चित करना है। ब्रेक पैड एवं ब्रेक डिस्क का घिसाव जांचना है। ब्रेक लीवर फिक्सिंग एवं कैलिपर के अन्य गतिमान रहने वाले पुर्जों को लुब्रिकेट करना है। एक्सल बियरिंग उपकरण, अर्थिंग उपकरण या उसके स्लिप असेंबली कार्बन बार की घिसावट के लिए परीक्षण करना है, यानी चेक करना है जो अर्थिंग उपकरण के अंदर जो कार्बन बार लगा है अगर वो घिस तो नहीं गया, अगर घिस गया तो उसको चेंज करना होता है। WSP उपकरण के क्वार्टरली परीक्षण की जानी है। प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन, माइनर पैड का क्रैक, क्षतिग्रस्त तथा समय आधारित खराबियों के लिए जांच करना है। व्हील एवं एक्सल पहियों पर क्रैक की जांच के लिए दृष्टि परीक्षण, यानी अच्छे से आंखों से देखना है। व्हील प्रोफाइल गेज के द्वारा जांच करना है। व्हील प्रोफाइल पर घिसावट होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो पहिए का ब्यास लेकर पहिए को बदलना चाहिए, यानी व्हील गेज के सहायता से पहिए को नापना है और जरूरत पड़ी तो उसको चेंज करना है। व्हील गेज की जांच 1600 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर ये भी सुनिश्चित करना है। कंट्रोल आर्म की सभी फिक्सिंग का ढीला होना, गायब होने की दृष्टि परीक्षण करना है, यानी आंखों से देखना है कोई उसमें पार्ट ढीला तो नहीं है या फिर कोई गायब तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया है। कंट्रोल आर्म के सभी पुर्जों की क्षति के लिए, क्रैक के लिए अथवा करोजन के लिए दृष्टि परीक्षण, यानी आंखों से ही बहुत अच्छे से देखना है करोजन तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, कोई क्षति तो नहीं हुई है। सभी रबर ज्वाइंटों का क्षति के लिए समय आधारित खराबियों के लिए जांच करें, यानी समय पे जो चीज खराब हो जाती है, जैसे कोई रबर का सामान है तो कुछ पुराना होने से वो टूटने लगता है, क्रैक आने लगते हैं, तो समय आधारित खराबियां ही होती है। तो आपको
आपको समय आधारित खराबियों के लिए उसकी जांच करनी है कि पुराना होने की वजह से घिस तो नहीं गया है, टूट तो नहीं रहा है, उसमें दरारें तो नहीं पड़ गई हैं, तो इन सब चीजों को देखना है। एंटी रोल बार असेंबली, सभी रबर जॉइंटों का क्षति के लिए तथा समय आधारित खराबियों के लिए जांच करें। ड्राफ्ट एवं बफिंग गियर, नकल के क्षतिग्रस्त होने की दृष्टि परीक्षण करें, यानी ध्यान से देखिए नकल क्षतिग्रस्त तो नहीं है। पैसेंजर डोर, कार्य प्रणाली की सामान्य जांच करें। डोर सील को सिलिकॉन पेस्ट से लुब्रिकेट करें। डोर मैकेनिज्म को साफ एवं लुब्रिकेट करें। तो ये सारे जो काम है ये D3 शेड्यूल के अंदर होते हैं। अब LHB कोच में उत्पन्न वाले दोष तथा उनका निवारण, कौन कौन से दोष होते हैं और उनका क्या क्या निवारण होता है। जैसे ट्रॉली फ्रेम में जंग लगना, तो कारण है सही प्रकार से पेंट न करना, एसिड से ट्रॉली फ्रेम को क्लीन करना जिसके बाद जंग लग जाती है। यदि जंग की गहराई 3 मिलीमीटर हो तो कोच को DVS करें। तो इस प्रकार से ये बहुत सारा है, तो अगले वीडियो में इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये सारे कारण, समाधान और दोष अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सी चीजें आने वाली है। WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, ये सारी चीजें अगले वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। तो आज की वीडियो आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।